गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, मंदिर मैनेजमेंट का शुक्राना जिन्होंने आज सत्संग करने का मौका दिया। बहुत दिनों से मन था पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। गुरु जी की कॉल थी तो जरूर गुरु जी ने मुझे 2012 में अपने साथ जोड़ा। हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी उन संगत का जिन्होंने गुरु जी से मिलवाया। लाइफ में अप डाउन तो बहुत सालों से चल रहे थे, बहुत सी परेशानियां थी, पर गुरु जी से मिलने के बाद धीरे धीरे उन परेशानियों की तरफ नजरिया बदलता गया। लाइफ स्मूथ होनी शुरू हुई। बस अब सत्संग जाना, एवरी मंडे थर्सडे आश्रम जाना, वही सबसे अच्छा लगने लगा। सबसे बड़ी खुशी गुरु जी का द्वारा। गुरु जी बहुत पॉजिटिविटी दे रहे थे, स्ट्रेंथ दे रहे थे उस दुख से निकालने के लिए जो मेरी लाइफ में आने वाला था, जिससे निकलने के लिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। आश्रम जाते जाते मन में बहुत इच्छा हुई कि मुझे गुरु जी की किचन सेवा मिल जाए, वो भी थर्सडे की, क्योंकि हम हर थर्सडे लंगर के लिए आते होते थे। गुरु जी मेरी हर छोटी से बड़ी बात, हर इच्छा मेरी पूरी करते। 2016 में मुझे किचन सेवा का मौका मिला, बड़ा प्यारा गुरु परिवार मिला। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वही होता था, मेरा थर्सडे का दिन। 2018 में मैं आश्रम में सेवा करी थी और मेरे घर में चोरी होती है, मेरा बहुत नुकसान होता है जिसमें, पर चलो फिर भी इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शक्ति गुरुजी ने दी हुई थी, यही सोचती हूँ शायद ये चीजें मेरे लिए नहीं थी, इसी में मेरी कोई भलाई होगी। फिर भी कहीं ना कहीं दुख था, बहुत लॉस हुआ था। उसके बाद अब वो वक्त था जिसके लिए गुरुजी ने अपने से जोड़ा था। अब टेस्टिंग टाइम था मेरा। 2019 में मेरे बेटे की पीठ में अचानक से बहुत दर्द होता है। मैं सोचती हूँ काम पे जाता है, कुछ वेट उठा लिया होगा, हो गई होगी बच्चे को तकलीफ, हम इतना ध्यान नहीं देते। बहुत दिनों से कह रहा होता है मेरे पीठ पे दाने हो रहे हैं मम्मी, मेरे बाल झड़ रहे हैं, आप मुझे दिखाते नहीं हो। तो लगता है कि नहीं चलो गर्मी है, काम पे जाता है, हो सकता है हो गए होंगे। उसका दर्द बहुत बढ़ने लगता है तो मैं उसे एक होम्योपैथिक डॉक्टर पे ले जाती हूँ। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि ये दर्द वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि किडनी में स्टोन है। मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन अगर मॉर्निंग तक आराम नहीं आया तो आप दोबारा आना, मैं मेडिसिन चेंज कर दूंगा। यही आता है कि किडनी के स्टोन से होम्योपैथिक दवाई से कैसे इसको आराम आ जाएगा। मैं नेक्स्ट डे उसे आरजी स्टोन हॉस्पिटल ले जाती हूँ। वहां के डॉक्टर कहते चलो अब आप ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, अब आप आए हो तो एक अल्ट्रासाउंड करा लो। मैं जैसे बेटे का अल्ट्रासाउंड कराती हूँ बहुत परेशान हो जाते हैं, पर वो मुझे कुछ नहीं बताते। कहते हैं कि मैं अभी आपको कुछ भी बता नहीं सकता, आप एक सीटी कराओ बेटे का। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके जाती हूँ। वो मुझे कहते हैं कि इसके पेट में कुछ नॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं भी अभी आपको कुछ नहीं बता सकता उनमें स्वेलिंग है कि क्या है। अगर आपको सीटी बोला है तो आप सीटी जरूर कराओ अपने बेटे का। मैं सीटी कराती हूँ बेटे का, शाम को रिपोर्ट्स दिखाने उनके पास जाती हूँ तो वो भी देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्लियर वो भी कुछ नहीं करते। वो अपने एक फ्रेंड है जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास भेजते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम सुनते ही मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि है तो कोई मेजर प्रॉब्लम बच्चे को, क्योंकि डॉक्टर कोई भी नहीं बता रहे हैं। मुझे डायरेक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट पे भेजा जा रहा है, पर फिर भी मन में होता है कि क्या एक कमर दर्द इतनी तकलीफ हो जाएगी बच्चे को। मेरे को ऑन्कोलॉजिस्ट से भेजते हैं, वो रिपोर्ट्स देखते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे ना एक्चुअली आपके बेटे को ट्यूमर लग रहा है, पर मैं क्लियर तभी होऊंगा जब आप इसका बायोप्सी और पेट स्कैन करा लोगे। मन नहीं मानता, लगता है कि क्या एक कमर दर्द मेरे बेटे को डॉक्टर ट्यूमर से कैसे रिलेट कर रहा है। मैं नहीं उसकी मानती, मैं नहीं चाहती। धीरे धीरे बेटे की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं उन डॉक्टर के पास ना जाके मैं हॉस्पिटल चेंज करती हूँ, मैं दूसरे हॉस्पिटल में चली जाती हूँ। गंगाराम चाहती हूँ मैं अपने बेटे को लेके। वहां के डॉक्टर इसका सीटी कह के देखते हैं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि आपके बेटों को ऐसी कोई तकलीफ हो। चलो अब आप आ गए हो तो आप एडमिट हो जाओ, हम बायोप्सी भी कर लेते हैं और आपके बेटे का पेट स्कैन भी कर लेते हैं। मेरे बेटे की बायोप्सी होती है, 5-6 दिन तक वो मुझे रिपोर्ट नहीं बताते। कहते हैं जी हमें नहीं समझ आ रहा। पेट स्कैन होता है तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं अभी, आप पहले बायोप्सी तो कराओ। कहते जी अब आपके बेटे की ना हमें वो बायोप्सी की रिपोर्ट समझ नहीं आ रही क्या है, आप बायोप्सी दोबारा कराओ अपने बेटे की। इस सब में 15 दिन खराब हो जाते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा कि बेटे को हो क्या रहा है, कि क्या तकलीफ है, क्यों नहीं डॉक्टर क्लियर कर रहे। शायद उसका वो वक्त बहुत बुरा था जो उसने इसी तकलीफ में काटना था।
15 दिन निकलते हैं। एक दिन अचानक संडे को बेटे की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि मैं उसको मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे गंगाराम लेके जाती हूँ। हम रूम के लिए बोलते, रूम वहां मिलना इतना आसान नहीं होता। हमें रूम के लिए टाइम दे दिया जाता है 8:30 बजे का। बहुत तबीयत खराब, उसकी इमरजेंसी में उसको भेज देते हैं। बहुत तड़पता है वो वहां। उसके बाद फिर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर, हम तीनों बाहर बैठे सोच रहे होते हैं कि हम, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। रिपोर्ट्स लेके मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड काफी हॉस्पिटल्स में हुआ आए थे। एकदम टूट पड़ता है मेरा ब्रदर, बहुत रोता है, कहता है तुझे नहीं पता तेरे बेटे को क्या हुआ है, उसको लंग कैंसर है, उसकी कोई लाइफ नहीं है। अगर तू उसका इलाज कराएगी भी ना तो वो 4 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। तू उसको घर ले जा, उसकी सेवा कर, उसको खिला पिला, बस तू उसको मत इतना खराब कर, मत इतनी तकलीफ दे। मैं बहुत रोती हूँ। कहते ये दिया तुझे तेरे गुरुजी ने। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कहीं इलाज नहीं होगा ना, मैं अपने गुरुजी के मंदिर ले जाऊंगी, मैं उसे अपने गुरुजी का लंगर खिला के ठीक कर लूंगी। अगर उन्होंने तकलीफ दी है बस वही मेरे बेटे को इस तकलीफ से निकालेंगे। मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से, गुरु जी ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा आपका है। अगर तो आपने इसको लाइफ देनी है तो वो इतनी चीजों से गुजरे, नहीं तो जो आप ठीक समझो इस बच्चे के लिए वो आप करो। मंत्र जाप करती रहती हूँ बाहर बैठी, अंदर बेटा तड़फ रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। एकदम गुरुजी की आवाज आती है, तू जल्दी जा, तू ले जा। समझ नहीं आता क्या करूं। एकदम से उस डॉक्टर का ध्यान आता है जिसने पहले CCT में मेरे बेटे को बोला था कि आपके बेटे को ट्यूमर है। मैं अपने ब्रदर को कहती हूँ तू उनको कॉल कर। हम उन डॉक्टर के पास चलते हैं, उन्हें कॉल करता है वो डॉक्टर, मुझे वो पहचान जाते हैं कि मैं आई थी उनके पास। वो कहते हैं आपकी सिस्टर का माइंड मेकअप नहीं है, पहले आप अपना माइंड मेकअप करो कि आप चाहते क्या हो, आप किधर होना चाहते हो, पहले आप एक तरफ हो। तो हम उन्हें कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कल अगले दिन, उस दिन संडे था, डॉक्टर तो मिलना नहीं था कोई, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:30 बजे आ जाओ, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा एक्शन कैंसर में, आप वहां आ जाना। नेक्स्ट डे बेटे को मैं किसी तरह, मेरा बेटा अंदर तड़फ रहा होता है, कहते हैं मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ पे, आप मुझे घर ले चलो, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं इतने शोर में और मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। तो वहां की एक नर्स हेल्प करती हूँ, कहती देखो आपको अभी रूम तो मिलेगा नहीं, रूम मिलते मिलते आपको 8:30 के 11 भी बज सकते हैं, आप बच्चे को ले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपको जैसे ही कॉल आएगी आप बच्चे को ले आना। मैं बेटे को घर ले आती हूँ, बहुत परेशान हूँ उसकी हालत देख के, ब्लड की वॉमिट्स कर रहा है, सांस नहीं आ रहा, खा नहीं पा रहा मेरा बच्चा। हम सोच रहे होते हैं कि क्यों ना अभी ले जाएं, हमने मॉर्निंग की क्यों वेट करनी है, हम अभी एक्शन कैंसर चले जाते हैं। अभी सोच ही रहे होते हैं तो मेरे ब्रदर का फ्रेंड, जिसको कभी जानते नहीं पहचानते नहीं, वो हमारे घर आता है, वो हम हमारी बातें सुनता है, मेरे बेटे को देखने आता है, कहता है दीदी क्यों परेशान हो, एक्शन कैंसर जाना है, मैं अभी एक कॉल करता हूँ, मेरे पापा के फ्रेंड है वहां के ऑनर, आपको अभी बेड मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो कॉल करता है, उसी टाइम मेरे बेटे को एडमिट कर देते हैं हम एक्शन कैंसर में। अब वेट होती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब डॉक्टर आएगा तो वो बताएगा कि क्या है बेटे को, क्या तकलीफ है। बेटे को ICU में एडमिट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर आता है, मेरे बेटे को देखता है, वो कहता है देखो जी जो आपके बेटे की एज है 22 ईयर्स का आपका बेटा, इसमें लंग कैंसर तो नहीं होता, बाकी मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके आए मेरे पास। हम डॉक्टर के सामने सारी रिपोर्ट्स लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि बायोप्सी की रिपोर्ट मुझे चाहिए, मैं अब आपका बेटा इस हालत में नहीं है कि उसकी एक और बायोप्सी की जाए, आप हमें स्लाइड्स ला दो गंगाराम से। मैं उन्हें स्लाइड्स ला के देती, दोबारा से सारी बच्चे की रिपोर्ट्स इंटरप्रेट की जाती हैं, हर जगह डिटेक्ट हो चुका होता है कि उसे लंग कैंसर है, उसकी स्टेज खराब है, वो नहीं बच सकता, उसका ट्रीटमेंट तक नहीं हो सकता, सभी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तक के लिए मना कर चुके होते हैं। वो रिपोर्ट्स दी जाती हैं उन्हें, वहां के डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपके बेटे की स्टेज तो बहुत खराब है, हम भी हाथ तभी लगाएंगे जब हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी उसकी जो हमारे फेवर में लगेगी, हमें लगेगा हाँ इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, हम तभी ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो आप अपने बेटे को घर ले जाना। रिपोर्ट्स देखते हैं, वो एनालाइज करते हैं सारी रिपोर्ट्स, दोबारा से कहते हैं ये पेट स्कैन, आपका पेट का मतलब होल बॉडी लिखा है, तो ये तो एनालाइज इसे स्टमक तक किया गया है, बाकी की रिपोर्ट कहाँ है इसकी। फिर से सारी रिपोर्ट्स आती हैं उसकी, उस स्लाइड से भी सारा चेक करते हैं, सब जगह उसके लिए दुआएं हो रही हैं, सब प्रे कर रहे हैं कि वो बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। रिपोर्ट्स जाती हैं डॉक्टर के पास तो मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं डॉक्टर और कहते हैं देखो अभी तक जो रिपोर्ट आई है
वो आपके बेटे के फेवर में नहीं है। हम अभी क्या करेंगे क्या नहीं हमें नहीं पता, सिर्फ एक रिपोर्ट की वेट है। अगर नहीं तो प्लीज आज आप अपने बेटे को ले जाना, यहाँ से आप डिस्चार्ज करा लेना। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर आके बताते हैं मैं बहुत रोती हूँ, हम दोनों बहुत रोते हैं। इतने में मेरी संगत की फ्रेंड्स आती है जो वहीं कहीं आसपास सत्संग से आई होती है, गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का लंगर प्रसाद मेरे बेटे के लिए लेके आते हैं। 5 मिनट बाद डॉक्टर बुलाते हैं और कहता है जो मैं सोच रहा था वो आपके बेटे को नहीं है, हम आपके बेटे का ट्रीटमेंट करेंगे, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में कुछ उसकी रिपोर्ट्स और आनी होती हैं। नेक्स्ट डे सभी चले जाते हैं अपने अपने काम पे। 15 दिन से सब मेरे बेटे के साथ इधर उधर रुल रहे होते, कभी किसी डॉक्टर पे कभी किसी डॉक्टर पे। ये सुन के सभी को थोड़ा सा रिलीफ होता है, सब अपने अपने काम पे चले जाते। मुझे डॉक्टर बुलाते हैं, कहते हैं आज आपके वो सबका है। मैं नहीं डॉक्टर साहब आप जो बताना चाहते हो, मैं माँ हूँ मैं सुनूंगी, आप मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हो। कहते आपके लिए 2 न्यूज है, एक गुड और एक बैड। गुड न्यूज ये कि आपके बेटे को लंग कैंसर नहीं है, और बैड न्यूज ये हाँ उसे टेस्टिकुलर कैंसर है, लेकिन वो 4 महीने में ठीक हो जाएगा। 4 साइकिल्स होंगी कीमो की और आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उनसे पूछती हूँ मेरे बेटे का लाइफ स्पैन क्या होगा, कहते वही जो आपके बेटे की लाइफ है वो जिएगा। बहुत खुश होती हूँ, चलो ट्रीटमेंट तो मिला मेरे बच्चे को इतने टाइम बाद, कुछ उसका पता तो चला कि उससे क्या तकलीफ है, कैसे महाराज कृपा करते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट्स चेंज होती है। कहाँ सब लंग कैंसर कह के कह देते कि 4 महीने से ज्यादा बच्चा जिएगा नहीं और 4 महीने में वो बच्चा ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर कुछ टेस्ट होते हैं उसके, उनमें उन्हें मालूम चलता है कि मेरे बेटे की इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसको वोवरॉन के इंजेक्शन दिए गए थे पेट में, जिससे उसके पेट से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। और वो कहते कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम आपके बेटे की पेट की सर्जरी करेंगे और उसमें हम स्टेंट डालेंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रोकने का। लेकिन उसमें दम बिल्कुल नहीं है, उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, उसके पैरामीटर्स इतने खराब है कि हमें नहीं पता आपका बेटा वो सर्जरी सह भी पाएगा कि नहीं। फिर कहते हैं अच्छा चलो हम 3-4 दिन का टाइम लेते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, अगर उससे ब्लीडिंग रुक गई तो ये सर्जरी हम नहीं करेंगे। मैं बहुत परेशान होती हूँ हमेशा, जब भी गुरु जी के सत्संग सुनने, गुरु जी की हमेशा मंत्र जाप करने। मैं एक दिन सत्संग सुनते सुनते मैं बड़ी परेशान, मैं गुरु जी को कहती हूँ, मैं कार में वापस जा रही होती हूँ अपने घर, वो सत्संग लगाती हूँ, मैं कहती हूँ आपको पता भी है मैं किस हाल में हूँ। गुरु जी मुझे वो सिंगल पुर्जे वाले अंकल का सत्संग सुनाते हैं जिनका एक्शन में ट्रीटमेंट हुआ था, एक्शन कैंसर। गुरु जी मुझे जवाब देते तो एक्शन कैंसर में है। फेसबुक खोलती हूँ, पता चलता है कि गुरु जी का शहद प्रसाद बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गुरु जी के स्वरूप में से शहद प्रसाद निकला है। और माइंड में उन्हीं आंटी का नाम डालते हैं जहां से मुझे वो मिल सकता है। मैं उन्हीं आंटी को कॉल करती हूँ, वो कहते हैं कल ही मेरे पास शहद प्रसाद आया, आप अपने बेटे के लिए ले लो। मैं अपने ब्रदर इन लॉ को भेजती हूँ, वो शहद प्रसाद लेके आते हैं। उन 3 दिनों में शहद प्रसाद मैं अपने बेटे को दिन रात देती हूँ। चौथे दिन उसकी रिपोर्ट आनी होती कि उसकी ब्लीडिंग रुकी कि नहीं। चौथे दिन रिपोर्ट आती कि मेरे बेटे की ब्लीडिंग रुक गई है। अब उसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, बट टाइम इतना वेस्ट होता जा रहा है कि अब उस राइट टाइम है कि उसकी कीमो स्टार्ट करी जाए। कीमो स्टार्ट करते हैं तो कीमो में भी वो हमें ये कहते हैं जी देखो जिस हालत में आए हो ना, वहां जितने मेरे रिलेटिव्स होते हैं सबसे साइन करा लिए जाते हैं कि कीमो में आपके बच्चे का क्या होगा, हमें ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, जहां तक महाराज यहाँ तक लाए हैं आगे भी निकालेंगे। मन को यही विश्वास दिया जाता है। बहुत तकलीफ होती है जब बच्चे की कीमो शुरू होती है, लगता है जी कीमो में तो इतना कुछ होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, बच्चे की हालत खराब हो जाएगी, क्या होगा, कैसे देखूंगी मैं अपने बच्चे को। इतनी हिम्मत गुरुजी मेरे बच्चे को देते हैं, इतनी हिम्मत सहने की देते हैं, खुद जैसे उसका दुख कटा रहे हो। कीमो में लोग खाते नहीं है, मेरा बेटा बहुत खाता था और बहुत खुशी से, और जो कि उसके लिए बहुत जरूरी था। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई उस कीमो से। कीमो उसकी ठीक होती है 5 दिन बाद। मेरे बेटे को जब उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक हो जाता है बेटा। उसके जो ब्लड वगैरह निकल रहा होता है मुंह से या स्पिटिंग में, वो सब उसका ठीक हो जाता है, खाना पीना उसका शुरू हो जाता है। बट फिर भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि स्टेज बहुत ज्यादा, आप बच्चे का ध्यान रखना। ये नहीं कि अब आपको दिख रहा है कि आपका बेटा ठीक है तो वो ठीक हो गया, अभी टाइम लगेगा काफी। इस तरह से उसका ट्रीटमेंट चलता जाता है। कीमोज होती हैं उसकी, कीमो के बाद जब उसके मार्कर्स आते हैं,
उन मार्कर्स में डॉक्टर्स कहते हैं कि इतना ज्यादा चेंज, आपके बेटे के मार्कर्स तो वहां थे 10,000 से अबव थे, जहां हमारी कैंसर मशीन भी रीड नहीं करती कि इस तरह से कैंसर बॉडी में फैला हुआ था, वो 81 पे आ गए हैं। वही बात होती है, इमारत तो जल्दी गिर जाती है लेकिन उसका कचरा साफ करना इतना आसान नहीं होता। बहुत खुशी होती है कि चलो ट्रीटमेंट सूट कर गया, बच्चे को ठीक हो जाएगा बच्चा धीरे धीरे। फिर 3 साइकिल के बाद वो कहते हैं जी अब हमें ना वो उस पार्ट का हमें सर्जरी करनी है, क्योंकि कैंसर सेल की शॉवरिंग अभी हो रही है, तो ये फिर ट्रीटमेंट लंबा होता जाएगा, अब हम उस पार्ट की सर्जरी करेंगे। सर्जरी होती है बेटे की, मैं, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा ही होते हैं, एकदम से सर्जरी उसकी कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर बाहर जाने वाले होते, तो हम उसी टाइम उसकी सर्जरी करा लेते हैं। महाराज की दया से उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक उठ जाता है उस सर्जरी से भी। फिर से उसकी वो एक कीमो साइकिल उसकी जो रह जाती है वो होती है। उस कीमो साइकिल के बाद उसका पैट स्कैन होता है जो क्लियर नहीं आता, जो 4 साइकिल के बाद हमें उम्मीद थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, अब उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहते चलो हम 1 मंथ का अभी वेट करते हैं, आप अभी 1 मंथ तक इसकी कोई कीमो नहीं देते हैं, देखते हैं कि कैंसर सेल इसके क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक बढ़ते हैं इसके कैंसर सेल्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्लियर नहीं होता उसका पेट, तो अभी तकलीफ कहाँ है ये किसी को नहीं पता चल रही। फिर उसको कहते जी अब हम ना इसकी कीमो चेंज करते हैं, शायद इस कीमो से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरी कीमो से फर्क पड़ जाएगा। इसके हो सकता है कि लंग्स में भी लिम्फ नोड्स हैं, पेट में भी लिम्फ नोड्स है, कहाँ से शॉवरिंग हो रही है कैंसर सेल्स की नहीं पता, अब हम इसको थोड़ी सी हार्ड कीमो लगाएंगे। वो कीमो जब स्टार्ट होती है वो कीमो बहुत स्ट्रांग होती है, उसको सहना थोड़ा सा मेरे बेटे के लिए मुश्किल होता है। मेरे बेटे को उस कीमो से इतने लूज मोशंस लग जाते हैं, सारी रात मेरा बेटा लूज मोशंस करता है और इतनी उसकी हालत खराब हो जाती है, वो कहता है मम्मी अब बस मेरे से नहीं होगा मम्मी, अब मैं बड़ा रोती हूँ, मैं नहीं बेटे तुम्हें हिम्मत नहीं छोड़नी, कुछ नहीं होगा। रात को 2:30 बजे का टाइम, मैं हॉस्पिटल में बहुत शोर मचाती हूँ, मेरे बेटे को आईसीयू में ले जाओ, मेरे बेटे को आईसीयू में ले जाओ, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, बट वो कुछ नहीं बोलते, कुछ बताते भी नहीं है। जब मेरा बेटा बहुत बीमार था, मन में आया कि जब अभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि बेटे को कहीं बाहर ले जाए, पर जिस भी डॉक्टर से बात होती है वो कहते हैं बाहर भी ले जाओगे तो ट्रीटमेंट तो यही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, मेडिसिन तो आपके बेटे को यही लगेगी। गुरुजी का करिश्मा देखो, यूके से मेरे ब्रदर के फ्रेंड, वो इंडिया आए होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, वो आते हैं, वो सारा केस डिस्कस करते हैं मेरे बेटे का। कोई भी रिपोर्ट आती है मैं उनसे हमेशा, इन डॉक्टर्स को दिखाने से पहले मैं उनको दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छे से गाइड करना शुरू करते हैं। रात के 2:30 बजे वो लंदन में होते हैं और मैं उनको कॉल करती हूँ कि मेरे बेटे की ऐसे ऐसे तबियत खराब है हॉस्पिटल में, मेरे को कोई नहीं सुन रहा। वो कहते हैं दीदी आप पैनिक नहीं हो, आप अगर पैनिक करोगे ना, ये कीमो से लगी है उसे लूज मोशन, और ये 24 आवर्स या 36 आवर्स रहेंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आप पैनिक करोगे वो बार बार मेडिसिन बदलते जाएंगे, बेटे को आराम आएगा नहीं, आप कुछ मत करो, सिर्फ उसके इलेक्ट्रोलाइट चलने दो, उसको कल तक फर्क पड़ जाएगा। मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करने, बहुत रो रही होती हूँ मैं। मुझे एक विजन आता है जिसमें गुरुजी दिखाते हैं, शनिवार का दिन होता है, गुरुजी ने शनि के गर्दन पे ऐसे पाँव रखा हुआ है और मैं बहुत हैरान होती हूँ, मैं नहीं शायद मेरे को कोई गलती हो रही है, मैं ही ऐसा सोच रही हूँ। फिर गुरुजी तो हर बात प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वो तो अपनी हर चीज मनवा देते हैं कि हाँ वो मैं ही था। मेरे को हमेशा सत्संग सुनने की आदत होती है, नेक्स्ट डे मैं सत्संग लगाती हूँ, फिर उसी बात से रिलेटेड गुरुजी सत्संग मुझे सुनाते कि आंटी को कितना डिप्रेशन होता है, वो दिखाते कि कैसे गुरुजी ने शनि को पकड़ा होता है, उन आंटी की तरफ शनि जब जा रहा होता है, मुझे मेरी उस बात का भी जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट डे मेरे बेटे की हालत सुधरनी शुरू होती है, काफी फर्क पड़ जाता है, उसको डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से। अब नेक्स्ट टाइम फिर यही कीमो लगनी होती है, इस कीमो का हमें नहीं समझ आ रहा, सारी कीमो बच्चा अच्छे से सह लेता है, बट ये हार्ट वाली कीमो उससे नहीं बर्दाश्त हो रही यहाँ तो, और ना ही पता चल रहा है कि बीमारी बढ़ कहाँ से रही है उसकी। जब उसका वो पार्ट भी रिमूव हो गया जहाँ उसको प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी उसकी प्रॉब्लम है कहाँ पे। नेक्स्ट कीमो होती है उसकी, उस कीमो में उसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है। जब उस कीमो के बाद घर आता है तो कहता है मम्मी आज ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत लो फील कर रहा होता है। मैं अपने पेरेंट्स को फोन करती हूँ, मेरे पेरेंट्स घर आ जाते हैं,
मेरे हस्बैंड भी उस दिन बाई चांस जल्दी घर आ जाते हैं, पता नहीं किसी वजह से सदर जल्दी बंद हो जाता है, मेरे ब्रदर वगैरह सब घर आ जाते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बुलाती हूँ कि आ जाओ आज ना रोहन के साथ चाय पीते हैं। रोहन कुछ ठीक नहीं फील कर रहा है, आज जब से कीमो करा के आया उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे पेरेंट्स आते हैं, हम सब बैठे चाय पी रहे हैं, रोहन बातें कर रहा होता है आराम से, एकदम से रोहन पे सीजर आता है। इतना बुरा सीजर उस बच्चे को आता है, मेरा बेटा एकदम से नीचे गिर जाता है सोफे से, नीला पड़ जाता है, उसके मुंह से झाग निकल आती है। मैं बहुत जोर जोर से रोती हूँ, गुरुजी मेरा बच्चा, गुरुजी मेरा बच्चा। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ जल्दी से मंदिर से जल प्रसाद लेके आ, तो जल प्रसाद लाती। मैं अपने बेटे के मुंह में जल प्रसाद डालती, 2 मिनट बाद मेरा बेटा रोता हुआ एकदम से उठता है, उसके नीचे का हिस्सा उसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा और बस वो आंखें बंद करके रो ही जा रहा है, अजीब सी आवाजें निकाली जा रहा है। फटाफट हम उसको गाड़ी में बिठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सारे रास्ते मंत्र जाप करके जाती हूँ कि मेरा बेटा आज तक कभी हॉस्पिटल स्ट्रेचर पे नहीं गया, व्हील चेयर पे नहीं गया, खुद ड्राइव करके जाता है, खुद ड्राइव करके आता है। मेरा बेटा खुद उठ के जाएगा, उसको कोई होश नहीं होती, बस वो रो रहा होता है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है मुंह से। हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो एकदम होश में आ जाता है कि मम्मी मुझे क्या हुआ है, मुझे क्यों लेके आए हो हॉस्पिटल, क्या हो गया है मेरे को। उसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं चल रहा होता, बाजू भी उसकी एक नहीं, राइट बाजू उसकी बिल्कुल नहीं उठ रही होती। किसी तरह से उसको घसीट के निकालते हैं, कार में से स्ट्रेचर से उसे अंदर लेकर जाते हैं। अंदर उसको डॉक्टर को फोन किया होता है, वहां उसको 20-25 इंजेक्शन वो एक साथ लगाते हैं ताकि नीचे का हिस्सा पैरालाइज ना हो जाए। सीजर इतना तेज होता है कि उसकी बाजू पे सारा भार आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाजू पे फ्रैक्चर हो जाता है। फिर वो जाते बेटे के CCT कराते हैं, उसको ICU में ले जाते हैं, पर बताते नहीं है कि हमारे बच्चे को हुआ क्या है। हम उनसे पूछते रहते हैं बट वो नहीं बताते, कहते मॉर्निंग में ना आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि आपके बेटे को क्या हुआ है। सारी रात बहुत मुश्किल कटती है कि ये क्या गुरुजी, बच्चा एकदम ठीक होते होते उसके साथ क्या एक से एक प्रॉब्लम आई जा रही है, क्यों इतनी तकलीफ सह रहा है वो। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं जी आपको तो मेटास्टिक कैंसर था, आगे इतना स्प्रेड था, बच्चे के ब्रेन में चला गया कैंसर। ब्रेन का सुन के बहुत तकलीफ होती है कि जहाँ पता चल रहा था कि बच्चा ठीक हो जाएगा 4 महीने में, उसके साथ अब ये क्या क्या प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। पहले वो लूज मोशन से इतनी मुश्किल से ठीक होता है और अब ये सीजर, क्या अब सीजर के लिए वो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। वो कहते हैं जी 70% हम है, 30% आपकी किस्मत है, हमें नहीं पता कि क्या होगा। अब आपके बेटे की रेडिएशन होंगी और साथ में कीमोथेरेपी चलेगी। पहले आपके बेटे की 12 रेडिएशन होंगी, रेडिएशन शुरू होती हैं बच्चे की। इतने में ध्यान, अब डॉक्टर से अगर मैं पूछती हूँ कि मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, वो मुझे ढंग से कोई जवाब नहीं देते। कहते आपको समझ नहीं आ रही आप कौन सी स्टेज पे आए थे, ब्रेन की बात है, आप कैसे बार बार पूछ रहे हो। मैंने कहा आप तो कह रहे थे बेटा 4 महीने में ठीक हो जाएगा। कहते हमें क्या पता था बॉडी टू बॉडी कीमो कैसे बच्चे पे असर करेगी, क्या होगा, ये तो हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ ही पता चलता है ना। कोई जवाब नहीं देते। मैं घर आके बहुत रोती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, मैं बहुत रोती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप तो मेरे बच्चे को ठीक करने वाले थे, ये क्या प्रॉब्लम्स मेरे बच्चे के साथ आई जा रही है बार बार। ऐसे लगता है स्वरूप में से आवाज आती है, गुरुजी कहते चाय प्रसाद बना के लिया। चाय प्रसाद लाती हूँ, मंत्र जाप लगाती हूँ, थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद में पीती हूँ। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितनी पॉजिटिविटी, कितनी हिम्मत मेरे को गुरुजी ने दे दी है। मुझे गुरुजी की आवाज आती है, आज तो बात तो किसी डॉक्टर ने नहीं पूछना कि तेरे बच्चे ने की होया। बस इतनी हिम्मत गुरुजी देते हैं, फिर वही विश्वास बनता है कि इन डॉक्टर्स की मैं क्यों सुन रही हूँ, जब मेरे साथ इतना बड़ा गुरु है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इन डॉक्टर्स की सुनने की या इन पे विश्वास करने की। वो अपना काम करेंगे, मेरे गुरुजी अपना काम करेंगे। अब जब डॉक्टर थोड़ा हाथ उठाना शुरू करते कि नहीं हमें नहीं समझ आ रही क्या होगा, ढंग से जवाब नहीं देते, हम सोचते चलो बच्चे को ना मैक्लोडगंज ले चलते हैं, साथ में थोड़ा सा आयुर्वेद ट्रीटमेंट होगा, शायद कुछ बेटर हो जाए बच्चा। सारी तैयारी हो जाती है, मैं सारा पता कर लेती हूँ मैक्लोडगंज का भी कि यहाँ से भी ट्रीटमेंट होगा और वहां से भी, क्योंकि बात अब ब्रेन की हो गई है और डॉक्टर्स भी कुछ ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने में मेरे हस्बैंड की शॉप पे कोई उनके फ्रेंड आते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान देखते, तो मेरे हस्बैंड बताते हैं मेरे बेटे के साथ ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई है। अब वो कहते हैं कि आप मेरे पे विश्वास करके एक बार, आयुर्वेद डॉक्टर हैं जो सिर्फ कुछ फर्स्ट वीक में आते हैं 5-7 दिनों के लिए हैदराबाद से, डॉक्टर राजू, आप उनके पास चलो,
उनसे अच्छा डॉक्टर नहीं है। अगर आपकी वाइफ को विश्वास ना हो तो वो जाके यूट्यूब पे उनके लिए पढ़ सकती है, उनके लिए सुन सकती है। आप अपने घर पे बात कर लो और अगर आपको ठीक लगे तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, आप मेरे साथ चलना। मेरे हस्बैंड मुझे आके बताते हैं, मेरे को तो वही आदत होती है कि नहीं पहले मैं कोई सत्संग ऐसा सुनूं, मेरे गुरुजी कोई इशारा देंगे मुझे। गुरुजी फिर वही सत्संग सुनाते जिसमें बोला कि गुरुजी आयुर्वेद को ब्लेस करते कि अगर किसी चीज का इलाज कहीं नहीं होगा तो आयुर्वेद में होगा। मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, डॉक्टर के बारे में सर्च करती हूँ, मैं सब पढ़ती हूँ, मैं वही उनके वही एक्सपीरियंस पढ़ती हूँ जहाँ पे उन्होंने किसी का ब्रेन ट्यूमर क्योर किया होता है सिर्फ अपनी मेडिसिन से। जब सब जवाब दे चुके होते तो उनकी मेडिसिन से उन्होंने किसी फॉरनर को ठीक किया होता है। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ नहीं आप अपॉइंटमेंट ले लो, हम जाएंगे उन डॉक्टर के पास। मैं जाती हूँ, वो डॉक्टर कोई रिपोर्ट नहीं देखते, सिर्फ नर्व देख के बता देते हैं क्या कितनी तकलीफ है और क्या है। और मेरे बेटे की नर्व पकड़ के देखते हैं, वो भी बहुत परेशान करते, इतनी तकलीफ बच्चे को, इतनी लेट लेकर आए हो, आप पहले क्यों नहीं आए। खैर मेरे बेटे को कहते तू घबराइयो मत, मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बस तूने दवाई अच्छे से खानी है, जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से मेरी दवाई लेनी है। अब साइड बाय साइड रोहन की वो मेडिसिन भी चलती हैं जो वहां से लगी है एक्शन कैंसर से, और साइड बाय साइड इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी शुरू होता है। 12 रेडिएशन होती हैं, उन रेडिएशन के साथ साथ कीमो, रेडिएशन और कीमो दो कॉम्बिनेशन जिसमें बहुत मुश्किल होता है, पर वो भी गुरुजी बहुत आसानी से निकाल देते हैं। उसको टचवुड कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मेमोरी लॉस नहीं, कुछ नहीं, बच्चे का वो वक्त भी बहुत अच्छे से कटता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की सपोर्ट बहुत अच्छी रहती है। साइड बाय साइड वो डॉक्टर, साइड बाय साइड यूके वाले डॉक्टर, बहुत मतलब मैं नहीं बता सकती कि किस तरह से गुरुजी क्या क्या कड़ियां जोड़ते हैं, किस तरह से सारी बातें सुनते हैं, सारी बातें पूरी करते जाते हैं। अब जब ट्रीटमेंट हो जाता है, बेटे की वो कीमो खत्म हो गई, रेडिएशन खत्म हो गई, अब टाइम होता है पेट स्कैन का। उससे पहले ये डॉक्टर राजू आए होते, मैं वहां दिखाती हूँ अपने बेटे को, बेटे की नर्व देख के कहते बहुत अच्छा इफेक्ट आया दवाइयों का, अब चिंता नहीं करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी अब आपके बेटे को। थोड़े दिन बाद रोहन का पेट स्कैन होता है और उसकी एमआरआई होती है ब्रेन की, एमआरआई बिल्कुल ठीक आती है, पेट स्कैन भी ठीक आता है बेटे का, लेकिन अभी भी शायद उसकी वो प्रॉब्लम अभी आ गई, उसकी और कुछ कर्म उसके कटने बाकी रह जाते हैं। हम डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट लेके पूछते हैं, पेट स्कैन भी एमआरआई भी, वो कहते हैं जी देखो ब्रेन का तो ठीक हो गया, एमआरआई तो ठीक आ गया और आपका पेट स्कैन भी ठीक है, बट आपके बेटे के पेट में जो लिम्फ नोड्स है ना, हो सकता है कहीं उनमें कैंसर ना हो। अब आपको ना वो लिम्फ नोड्स रिमूव कराने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं मालूम कि उसमें वो कैंसरस है कि नहीं। ये ना हो कि थोड़े महीने बाद आपके बेटे को कहीं और से कोई तकलीफ उठ जाए, कहीं उसी में से कोई तकलीफ हो जाए। मेजर सर्जरी होगी, 7 घंटे की सर्जरी होगी, बट वो करानी बहुत जरूरी है आपको। फिर से इधर उधर दौड़ना शुरू, हॉस्पिटल्स के दूसरे डॉक्टर्स के रिव्यूज लेना शुरू कि क्या ये सर्जरी जरूरी है। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूके वाले डॉक्टर सबसे पूछते हैं, यूके वाले डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, आप इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कराओ अपने बेटे का। तो यहाँ के डॉक्टर्स कोई भी हर कोई यही कहते हैं नहीं ये आपको निकलवाने पड़ेंगे, ये ना कल को बच्चे को और तकलीफ हो जाए। ये लिम्फ नोड्स के निकलते ही आपके बच्चे का ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, कीमोथेरेपीज बंद हो जाएंगी और वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राजू के पास जाते हैं, वो देखते वो कहते देखो मैं तो आपको बोलूंगा आप नहीं कराओ, लेकिन आप मेरी नहीं सुनोगे, आप अपने एलोपैथिक डॉक्टर की सुनोगे और आप ये सर्जरी कराओगे, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता। डिसीजन ये लिया जाता है कि नहीं अभी तो बेटा ट्रीटमेंट में है, अगर कल को फिर से कहीं तकलीफ उठ गई तो फिर से उसके लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल होगा। अगर यही लास्ट ट्रीटमेंट है तो कोई बात नहीं, ये भी सही, ये भी करा लेते हैं। मेरे बेटे की सर्जरी होती है, सर्जरी में उसके लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं। बहुत तकलीफ में मेरा बेटा आईसीयू में होता है, बहुत रोता है कि नहीं मम्मी मुझे आईसीयू में नहीं रहना, आप मुझे रूम में शिफ्ट कर दो, आप मेरे पास रहोगे। बट उसको 3-4 दिन अभी आईसीयू में रहना होता है। मैं अपने घर आती हूँ, अपने बेटे के लिए खिचड़ी बना रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं अपने बच्चे के पास नहीं जा सकती, पर आप मेरे बच्चे के हमेशा साथ रहना, वो बहुत तड़प रहा था वहां पे, उसका मन नहीं लग रहा, आप हमेशा, पर मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे बच्चे के पास हो। मैं जाती हूँ आईसीयू में उसको मिलने, उसके रेडिएशन हुए होते तो उसके सर से कुछ छिलके से निकलते हैं रेडिएशन के जो होते हैं,
उसके पिलो पे गुरुजी के ओम दर्शन, बहुत सुंदर ओम दर्शन हो रहे होते। मैं देखते थे गुरुजी तेरे साथ है, तू ना डर, जो तेरा टाइम है यहाँ निकालना है वो तुझे निकालना पड़ेगा, तू मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा डिस्चार्ज होता है सर्जरी के बाद, सब ठीक हो जाता है। उसकी रिपोर्ट जो इन्हें देखनी होती है, उसकी लिम्फ नोड्स में कहीं कैंसर तो नहीं, वो नेगेटिव आती है। घर आ जाते हैं हम, चलो ट्रीटमेंट खत्म हो गया, बट डॉक्टर्स यहाँ भी नहीं मानते। हम जाते तो कहते जी अभी तो आपके बेटे के लंग्स में भी लिम्फ नोड्स हैं, कहीं उनमें कैंसर ना हो, आप अब आपको ना लंग्स की भी सर्जरी करा लेनी चाहिए। बट हमें बाहर यूके वाले डॉक्टर ने और डॉक्टर राजू ने हमेशा बोला कि ये लिम्फ नोड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, और उन्होंने बोला था अब आप लंग्स की सर्जरी बिल्कुल मत कराना, क्योंकि लंग्स ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे ही चिड़वा लो, आप आगे बेटे कितनी बड़ी सर्जरी करा चुके हो। मेरा बेटा भी रोने लग जाता है, कहता मम्मी नहीं, अब नहीं, अब आप जो गुरुजी करेंगे ना मुझे वो मंजूर है, मैं अब और नहीं करा सकता, मेरे से अब और हिम्मत नहीं है कुछ भी सहने की, मैं लंग्स की सर्जरी नहीं कराऊंगा। डॉक्टर हमें टाइम देते हैं, ठीक है 3 महीने हम आपको टाइम देते हैं, आपका पेट स्कैन होगा 3 महीने बाद, अगर उसमें वो लिम्फ नोड्स नहीं डिसॉल्व हुए तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। थोड़ी सी नॉर्मल होती है रूटीन। अब हॉस्पिटल्स के चक्कर बंद हो जाते हैं, 2 महीने निकल जाते हैं, जब वो महीना शुरू होता है कि बेटे का पेट स्कैन होना है और उसमें ये रिपोर्ट आए कि उसके लिम्फ नोड्स डिसॉल्व हो चुके हैं, कैसे निकले, बहुत परेशानी। मैं अपनी सेवा पे जाती हूँ और लंगर के बाद मैं अपनी किचन वाली आंटियों को बता रही होती हूँ और मैं रो पड़ती हूँ कि मेरे बेटे का पेट स्कैन है और डॉक्टर्स कह रहे कि अगर ये लिम्फ नोड्स डिसॉल्व नहीं हुए तो उसकी लंग्स की सर्जरी होती। पीछे एकता आंटी बैठे हमारी बातें सुन रही होती है, जिनकी बेटी का सत्संग आपने सुना होगा कि कैसे गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक करा उनकी बेटी का। कहते आंटी आप रो मत, शायद आज गुरुजी ने ना मुझे आपके लिए भेजा, गुरुजी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंटी, और देखना एक दिन इस मंदिर में सेवा करेगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। बहुत हिम्मत मिलती है कि देखो महाराज का जवाब आ गया, किस तरह से वो दुख सहने की हिम्मत देते हैं, किस तरह से वो बताते कि नहीं, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, मेरे पे विश्वास रख। किचन में आके बैठ जाती हूँ, गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रही होती हूँ, इतने में किचन की आंटी और आती है मेरे पास, कहती आंटी आपसे बात कर ली है, मुझसे बात करती है, कहती है आंटी मुझे आप ड्रीम में दिखे हो, आज आपने फिरोजी कलर का सूट, फिरोजी बिंदी लगाई है, आप किन्हीं कपड़ों में हो, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, 2000 लोगों की लाइन है और गुरुजी आके आपको जोर से गले से लगा लेते हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो आंटी, आपके बेटे का पेट स्कैन बिल्कुल ठीक आएगा। कितनी पॉजिटिविटी, कितनी हिम्मत, कितना प्यारा गुरु परिवार, इतनी हिम्मत, मेरी स्ट्रेंथ। मैं किस तरह से कितनी खुश होती हूँ मैं इन्हीं बातों से कि देखो मेरे गुरुजी का जवाब आ चुका है, अब कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे बेटे को। बेटे का पेट स्कैन होता है, उसके लिम्फ नोड्स डिसॉल्व हो गए होते हैं लंग्स के, बहुत खुशी होती है कि अब उसकी सर्जरी नहीं होगी। डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेके जाते, खैर डॉक्टर नजर नहीं मिलाते। मुझे होता था कि शायद खुश होंगे कि चलो इतना बड़ा ट्रीटमेंट उन्होंने करा, बच्चा आज ठीक है, खैर क्यों सुननी उनकी जब छोड़ी अपने गुरुजी पे दिया। सब गुरुजी कराने वाले। अब जब भी रोहन का पेट स्कैन होने वाला होता है बहुत परेशान हो जाती हूँ, हमेशा यही सोचती हूँ कि कहीं गुरु परिवार से कोई फोन आ जाए, कोई कुछ आ जाए, मैं सोचूंगी मेरे गुरुजी का फोन आया, और ऐसा ही होता है। एक दिन मैं बहुत परेशान होती हूँ, मेरी किचन आंटी का फोन आता है, वो हमेशा पूछते हैं कि अब आपका बेटा ठीक है आंटी, आप सत्संग करोगे? तो मैं कहती हूँ मेरे बेटे का ना पेट स्कैन है आंटी, मेरे को ना बड़ी तकलीफ होती है जब उसका पेट स्कैन होने वाला होता है। मैं बहुत हिम्मत हार देती हूँ, मेरा पता नहीं क्यों। मैं एज ए संगत तो मैं गुरु जी की पक्की भगत हूँ, लेकिन माँ बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब भी उसका पेट स्कैन होने वाला होता है। मुझे मेरा ही डर नहीं जीने देता। बहुत समझाती है कि आंटी गुरु जी पे छोड़ दो, इतना कुछ वो निकाल के ले आए हैं, आप क्यों सोचते हो, आप अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। पेट स्कैन ठीक आता है, और अब मेरा हमेशा यही हाल है, जब भी बेटे का पेट स्कैन आने वाला होता है हमेशा यही सोचती हूँ गुरु परिवार से कोई फोन आ जाए किसी का भी, मैं सोचूंगी मेरे गुरु जी का फोन आ गया। और ऐसे ही हुआ, इस बार सत्संग करने से पहले मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आता है कि सेवादार अंकल हमारे घर आए थे, तेरे बेटे के लिए पूछ रहे थे। मेरा बेटा जब भी ठीक होता था बीच में मैं उसे लंगर के लिए ले जाया करती थी, काफी लोग जानने लगे थे अब रोहन को, सबने उसे देख के इतना खुश होना,
बहुत प्यार देना, बड़े प्यार से उसको लंगर कराना, सब जानने लगे थे। बड़ा बहुत अच्छा लगा, कितना प्यार गुरु परिवार से मेरे बच्चे को मिलना। वो अंकल तेरे बेटे के लिए पूछ रहे थे, तो सत्संग कर। मैं रो पड़ती हूँ। मेरे बेटे का पेट स्कैन है, उसके कुछ पैरामीटर ठीक नहीं आए हैं, डॉक्टर बहुत डरा रहे हैं इस बार। मेरे बेटे का पेट स्कैन होने दो, मैं फिर जरूर सत्संग करूंगी। गुरु जी का वही मैसेज आ चुका होता है, जैसे मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे गुरु परिवार से कोई फोन आ जाता है। बस पेट स्कैन बेटे का इस बार ठीक आता है। ठीक है, मेरा बेटा अब 2 साल हो गए हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट सब ठीक आई। तो बस अब सत्संग करना था, क्योंकि गुरुजी अगर मुझे बार बार ये कह रहे थे तो वो मैसेज भी भेज रहे थे कि अब तू सत्संग कर। बहुत तकलीफें देखी, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमेशा शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजी का, जिन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी, मेरे बेटे को इतनी हिम्मत दी दुख सहने की, हमेशा विश्वास रखने की। अपनी फैमिली, अब मेरे फ्रेंड्स, मेरी गुरु संगत, मेरा गुरु परिवार, लोग दुआओं से ठीक होते, मेरा बेटा दुआओं से ठीक हुआ है। कोई गुरु परिवार में, कोई गुरु संगत में ऐसा नहीं होगा जिसे रोहन के बारे में पता चला और जिसने दुआएं ना मांगे। दुआएं ही लगी हैं उसे। जब सब तरफ से परेशानी और हार मान चुके थे, हम हर तरफ से जवाब आ चुके थे। ये सब गुरुजी का करिश्मा है। सिर्फ सरेंडर करने के बाद ही गुरुजी खड़े हो जाते हैं हमारे लिए। किस किस तरह से उन्होंने किस तरह से मेरे बेटे को परेशानियों से निकाला और हमेशा साथ रहे, हमेशा। मैं एक दिन बहुत परेशान थी, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी कब मेरा बच्चा ठीक होगा। गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और मुझे वो आईसीयू के बाहर चक्कर काटते दिखते हैं। गुरुजी आईसीयू में चक्कर काटते हैं। चक्कर काटने के बाद 11 चक्कर गुरुजी काटते, कहते 11। मैं सोचती हूँ 11 महीने, 11 कीमोथेरेपी, 11 क्या, 13 तारीख, 13 नंबर बेड, 11वां महीना, जब बेटे का ट्रीटमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। 13 नवंबर 2019 को उसकी वो लास्ट की सर्जरी हुई। उसके बाद से बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, सब ठीक है। अब मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपने गुरु परिवार का, अपने गुरु संगत का। बहुत हिम्मत दी मुझे इस दुख से निकलने की, हमेशा मेरे साथ, मेरी खुशी में खुश होना, मैंने रोना तो मेरे साथ रोना। बहुत बहुत थैंक यू है गुरु परिवार का और मेरे हर फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का। जय गुरु जी अंकल। जी जय गुरु जी आंटी। आंटी हमारे पास अभी टाइम है, अगर आप कुछ और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। अब जैसे हम इतने परेशान थे, तो एस्ट्रोलॉजर पे भी जाना, मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया तो उन्होंने वहां भी बेटे के लिए पूछना। उन्होंने भी यही बोला, देखो जी, हम जितना हम कर सकते थे उतना हमें, जितना हमें पता चल रहा है, 23 इयर्स के बाद आपके बेटे की लाइफ नहीं है। आप जिस भी अपने गुरु को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप वहां अरदास लगा लो, लेकिन यहाँ लाइफ चार्ट में आपके बेटे की 23 साल के बाद कोई एज नहीं है। ये बात थी अगस्त की, 14 अगस्त को मेरे बेटे को सीजर आता है। उससे पहले एस्ट्रोलॉजर ये बात बोलते हैं कि 21 अगस्त आपके बेटे का लास्ट डे होगा, इससे ज्यादा उसके पास लाइफ नहीं है। लाइफ देने वाले गुरु जी, इस तरह से मेरे बेटे को उन्होंने एक बात ही कितनी बारी लाइफ ब्लेस करी। जय गुरु जी अंकल।